हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष परिवार में। मैं आपका राजीव सर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे, मंगल होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। आज एक बेहतरीन टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जैसे देख सकते हो थंबनेल में, बजट का इतिहास। बजट के इतिहास की अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बजट, इस बजट को हम क्या कहें, ये बजट को हम क्या कहें, बजट कहे, बही खाता कहे, वार्षिक वित्तीय विवरण कहे या क्या कहे। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कहीं वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा होता है, कहीं बही खाता, कहीं बजट। तो बिल्कुल ये सारी समस्याओं को हम आपका दूर करने वाले हैं। तो बजट के इतिहास की अगर हम बात करें, एक बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। ये बजट शब्द आखिर पड़ा क्यों, कहाँ से आया ये बजट वर्ड, और ये बजट ही क्यों लिया गया। और जब बजट लिया गया तो हम अपने संविधान में बजट शब्द क्यों नहीं रखे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में घूम रहे हैं। तो आपको बता दें कि साल, ये कौन से साल की बात हो रही है, तो हम साल की बात कर रहे हैं। ये उस साल की बात कर रहे हैं जब सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन में हुआ करते थे। तो एक बार ब्रिटेन की बात है, तो ब्रिटेन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसी तरह अगर हम ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में सर रॉबर्ट वॉलपोल जाते हैं और वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स, हमारे यहाँ लोकसभा, उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स। तो बिल्कुल ऐसे समझिए, आप देख सकते हैं किस तरह गैदरिंग पहले हुआ करता था। तो सर रॉबर्ट वॉलपोल यहाँ जाते हैं और अपना एक सूटकेस खोलते हैं और उससे कुछ दस्तावेज को निकालते हैं। जैसे ही ये दस्तावेजों को निकाला जाता है, सभी लोग बड़े ही प्यार से उनको संबोधित करते हैं कि देखो बजट खुल गया, बजट खुल गया। और यही बजट शब्द आगे जाकर क्या बनता है, यही बजट शब्द आगे जाकर बजट बनता है। और जब हमें पता है कि बजट, जो बजट शब्द है, इस शब्द का अर्थ है एक चमड़े का थैला। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बजट जो बुल्गा या बोगेट या फिर हम कह सकते हैं बोगेट, इन शब्दों से बना है, जो फ्रेंच फ्रांसीसी और फिर बाद में अंग्रेजी। तो अगर हमें ये पता है कि बजट जो शब्द है या बोगेट जो शब्द है, ये एक चमड़े का थैला है, इसका अर्थ है चमड़े का थैला। जब हमें ये अच्छी तरह से पता है तो हम अपने संविधान में कैसे इस शब्द का उल्लेख करते, और इसी कारण से हमने बजट शब्द ना लिखकर वार्षिक वित्तीय विवरण रखा। आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं बजट की अगर हम बात करें, जो हमारे लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर हम अपने पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में भी आपको पता होगा कि पहले ओल्ड पार्लियामेंट हुआ करता था और अब बहुत ही शानदार और भव्य एक नया पार्लियामेंट बन के तैयार है। तो कहीं ना कहीं अगर इस पार्लियामेंट में अगर जब बजट पेश किया जाता है तो बजट का संविधान में कहाँ उल्लेख है, तो बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। और किस नाम से है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 112 में वार्षिक वित्त विवरण के नाम से है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से ये जो बजट का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ये बजट हमारे देश में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ और तथ्य है जो जानने योग्य है कि सर्वप्रथम भारत में बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है, तो सर जेम्स विल्सन को जाता है। उस वक्त हमारे यहाँ गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। और इनके कार्यकाल में जब बजट पेश किया जाता था तो आप जरा समझिएगा कि बजट उस वक्त एक बस सिंपल बजट हुआ करता था, आम बजट। परंतु जब भारत में रेलवे लाइन बिछना स्टार्ट हुआ तो ये रेलवे बजट बहुत ही हेवी और बहुत ही ज़्यादा होने के कारण सर विलियम एक्वर्थ, बिल्कुल हमारे पीछे आपको दिखाने वाले हैं, सर विलियम एक्वर्थ कमेटी ने 1921 में 1921 में कहा कि भाई ये रेलवे बजट को अलग कर दिया जाए, ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है। और 1921 में सर विलियम एक्वर्थ कमेटी ने ये जो प्रस्ताव रखा, इनके प्रस्ताव को अप्रूवल कर दिया गया कब, 1924 में। और सर विलियम एक्वर्थ कमेटी के प्रस्ताव से ही आपको बता दें कि रेल बजट को परमानेंटली अलग कर दिया गया। एक लंबे साल तक आपको पता होगा संघीय बजट, और फिर उससे 2 दिन पहले यानी कि बात करें रेल बजट प्रेजेंट किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। संघीय बजट हमारे देश में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता था, उससे 2 दिन पहले रेल बजट रेलवे मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता था। और इन दोनों के बीच एक दिन का जो गैपिंग होता, इस दिन आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता था। ये कुछ इस तरह की कड़ी बंद सी गई थी और सभी लोग इसी को पेश करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऐसे था कि जनरल बजट से पहले रेल बजट और यूनियन बजट। अगर हम प्रस्तुत की बात करें तो संघीय बजट हमेशा फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को पेश किया जाता था, है नहीं था। और उससे 2 दिन पहले रेल बजट पेश किया जाता था रेलवे मंत्री द्वारा। फिर 2014 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और ये बदलाव क्या है, ये बदलाव ये है कि पहली बार फुल मेजोरिटी में गैर कांग्रेसी सरकार आती है। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, बीजेपी की, और यहाँ पे लीड करते हैं नरेंद्र मोदी जी।
और नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आने के बाद 2014 में आने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है। तो बिल्कुल जो योजना आयोग आप देख सकते हो, इस नीति आयोग की यहाँ पे इसे बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देन था। इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग में कुछ अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई। उन्हीं सदस्यों में एक सदस्य हुआ करते थे विवेक देबराय साहब। विवेक देबराय साहब फुल टाइम मेंबर थे और विवेक देबराय साहब ने 2016 में भारत सरकार से कहा कि सर अब ऐसा समय नहीं है कि हम रेल बजट और संघीय बजट को एक साथ प्रस्तुत करें, अब समय है इन दोनों का विलय का। तो एक काम करते हैं, दोनों को मिला देते हैं और दोनों को मिलाने से कोई दिक्कत नहीं है, इस बात की पुष्टि आप कर सकते हैं। और यहाँ पे 2016 में ही इनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और 2016 में ही संघीय बजट और रेल बजट दोनों का विलय कर दिया गया। लेकिन प्रस्तुत की बात करें, प्रस्तुत किया गया 2017 में। किसके द्वारा? उस वक्त के तत्कालिक वित्त मंत्री जो आज हमारे बीच नहीं है, अरुण जेटली जी द्वारा। तो अरुण जेटली जी पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने आज़ादी के बाद आम बजट प्रस्तुत किया। और ये आम बजट की बात करें यानी जनरल बजट की बात करें, दोनों बजट को मिलाकर बनाया गया। अब आगे जरा सा फैक्ट समझिएगा कि अरुण जेटली साहब द्वारा जो आम बजट पेश किया गया और वर्तमान समय में अगर आप देख सकते हो निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया जाता है। बजट से संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट्स है। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो स्वतंत्रता के बाद बजट पेश करने का श्रेय की अगर हम बात करें आर.के. शनमुखम चेट्टी जी को जाता है। आर.के. शनमुखम चेट्टी जी 26 नवंबर 1927 को बजट पेश किए। और गणतंत्र भारत का पहला बजट अगर पूछा जाए तो जॉन मथाई साहब गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए। सबसे ज्यादा यानी सबसे अत्यधिक बजट पेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो सबसे अत्यधिक बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि पी चिदम्बरम, तो नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोरारजी देसाई, तो बिल्कुल हाँ, मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसे वित्त मंत्री है जो कुल 10 बार बजट पेश किए थे और जिसमें 2 बार अपने बर्थडे पर किए यानी अपने जन्मदिन पर। अब आप सोचोगे सर बर्थडे कब होगा इनका? अगर होना तो चाहिए था 10 बार, लेकिन 2 ही बार क्यों? 1964 और 68 ये 2 वर्ष ऐसे थे जहां इन्होंने अपने बर्थडे पर बजट पेश किया, क्योंकि इनका बर्थडे लीप ईयर में यानी 29 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो मोरारजी देसाई एकमात्र वो प्रधानमंत्री भी रहे हैं जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का भी सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप सभी को बताया भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न 1991 में दिया गया और निशाने पाकिस्तान 1990 में इन्हें प्रदान किया गया। इनके बाद जो द्वितीय यानी कि सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले शख्स है वो कौन है? तो वो आपके पी चिदम्बरम साहब है। तो ये कुछ एडिशनल डेटा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ और बिंदु भी है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बजट पहले हम ये बजट ब्रिटिशर्स का देन था। शाम को जब ब्रिटेन में अगर हम बात करते हैं जब वहाँ 11 बजे प्रस्तुत किया जाता था, उस वक्त इस यहाँ इंडिया में शाम 5 बजता था और ये बहुत लंबे समय तक चला। और आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा साहब वो है जिन्होंने बजट का समय बदला। यशवंत सिन्हा साहब ने तो सिर्फ बजट का समय बदला, हमारे मोदी जी ने तो पूरा का पूरा बजट ही बदल डाला। और कहीं ना कहीं ये सही था, क्योंकि एक दिन का समय व्यर्थ जा रहा था रेल बजट को प्रस्तुत करने में। जो एक दिन का बजट जा रहा था, एक दिन का समय जा रहा था, सेशन जो है कहीं ना कहीं वो अब हमारा बच सकता है, क्योंकि हम रेल बजट से भी बड़े बड़े बजट बना रहे हैं। हम कृषि बजट बना रहे हैं, रक्षा बजट बना रहे हैं। रक्षा बजट जो खुद में ही इतना बड़ा बजट है, जब ये सारे बजट को हम संघीय बजट में रखे थे तो एक छोटा सा रेल बजट को हम अलग से क्यों कर रहे थे? सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही पहलू देखने को मिला, मगर फाइनली अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो है बजट बदल गया और संघीय बजट और रेल बजट की जगह आज के समय जो बजट पेश किया जाता है वो कौन सा है? आम बजट पेश किया जाता है। तो बिल्कुल ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो आपने देखा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। अब सवाल आपके मन में जो था, पहला सवाल जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया गया था, यस सर, कि आपने तो ये तो क्लियर करवा दिया कि सर बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया कि बही खाता क्या है। तो आपको बता दें निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार बजट शब्द ना जिक्र करके बही खाता का जिक्र किया था और इसीलिए
इसे बही खाता भी नाम दिया गया है। और इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी जो अभी वर्तमान समय में वित्त मंत्री है, इनके ऊपर और भी 2 क्रेडिट जाता है। वो 2 क्रेडिट क्या है कि सबसे लंबा बजट पढ़ने का श्रेय निर्मला सीतारमण जी को जाता है, और पेपरलेस बजट यानी डिजिटल बजट का भी श्रेय जो है निर्मला सीतारमण जी को जाता है। तो ये कुछ तथ्य थे बजट के बारे में। अब आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। बहुत सारे जो है विद्यार्थी जिस दिन का इंतजार करते हैं वो दिन बिल्कुल आ चुका है, दिवाली। और दिवाली की तरफ से दिवाली में हम एक दूसरे को गिफ्ट यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उपहार देते हैं। उत्कर्ष परिवार आप सभी के लिए एक उपहार लेके आया है। यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। अगर आप उत्कर्ष के किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं तो उस पे फ्लैट यानी अप टू 90% तक का छूट आपको दिया जाएगा। आप तो बिल्कुल बोले सर क्या बात है, इतना ही नहीं, रुकिए जरा, सिर्फ 90% ही छूट नहीं, और भी कुछ है। 90% के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, यानी सोने पे सुहागा। अप टू 90% छूट के साथ साथ आपको बता दिया जाए कि फ्री टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो अब हुआ ना खुशियों वाली दिवाली। तो बिल्कुल अपने जितने सारे दोस्त, जितने सारे सहपाठी, भाई बंधु, रिश्तेदार, सभी को यह खबर आग की तरह फैला दीजिए, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर हम बात करें ये ऑफर कब तक के लिए है, तो ऑफर की अगर हम बात करें 10 से 15 नवंबर तक के लिए है। फिर मत कहना कि चूक गए। तो 10 से 15 नवंबर बिल्कुल ये ऑफर आप जो है अवेल कर सकते हैं। अपने सारे दोस्तों को कहीं ना कहीं शेयर कीजिए। जब बात आई है पूरे उत्कर्ष की, तो भाई बिहार के भी सभी कोर्सेज पर, तो बिहार के भी सभी कोर्सेज पर सेम आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी सभी राज्यों में धूम मचाने के बाद आपको पता है कि बिहार में भी उत्कर्ष बहुत बेहतरीन तरीके से धूम मचा रहा है। और बिल्कुल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बिहार के सभी कोर्सेज पे 90% का अप टू 90% का फ्लैट डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में आप कह सकते हो फ्री टेस्ट सीरीज और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ओके, तो बिल्कुल फिर से अगेन फिर मत कहना कि चूक गए। तो अपने सारे दोस्त, भाई बंधु, रिश्तेदार सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।